स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम मौजूद हैं इस वक्त और यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दिक्कतें क्या हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं समस्याएं क्या हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं। बैतूल में मौजूद हैं और तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए जरा क्या दिक्कत। सर, जो रमन जी कह रहे हैं विधायक साहब कहाँ हैं? विधायक साहब को हमारे सामने पेश किए जाए कि 4 साल में हमने वो किया, क्या किया? विधायक साहब सामने तक कुछ करते तो कुछ नहीं किया, जनता के साथ धोखा किया है। और एक बात बताता हूँ सर, मेरे एक दोस्त ट्रेनिंग के लिए इनके पास गए थे, विधायक साहब के तो विधायक साहब ने कहा यहाँ पर केन इंडिया जो कंपनी लगी हुई है उसमें हाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो इसका मतलब सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट जो भी कोटा और सबड़ा में उसमें तो इसका मतलब इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वहाँ पर भी ट्रेनिंग करवाते हैं। इन्होंने ये मामला यहाँ पर उठाया नहीं और उसी दोस्त ने मेरे यहाँ से केन इंडिया से ट्रेनिंग की। या विधायक साहब से पूछिए। सर मैं एक ज्वलंत मुद्दा बताना चाहता हूँ। अभी जो ऐड आया था एक 5-7 दिन पहले, रिवर्स ऑस्मोस सिस्टम, जिसमें हमारे बाड़मेर से 152 गांव सेलेक्ट किए गए। बैतूल तहसील का एक भी गांव नहीं है, बैतूल तहसील का एक भी लोग नहीं जानता है कि रिवर्स ऑस्मोस सिस्टम क्या होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम ये होता है कि उससे एक आरओ बनाया जाता है जिसके द्वारा पानी जो है ये पता है, आप आगे बताइए। बिस्लरी पानी बनाया जाता है। वो पानी हमारे गांव में ऐसे कुएं हैं, ऐसी लाइट की जगह भी है, वहां पर सिलेक्ट नहीं की गई, उन गांवों को नहीं सिलेक्ट किया गया जहां से आरओ लगा के पानी सभी गांवों के लोगों को मिल सके। उसमें यहाँ का कोई गांव नहीं है। आप खड़े होइए, आप बताइए। तमाम चीजें आप भी देख रहे हैं, क्या स्थिति है यहाँ पर, क्या समस्या, क्या बोलना बताओ, समस्याएं क्या है, क्या समस्याओं से जूझ रहे हैं? समस्या तो बहुत सारी है, बहुत सारी समस्या है। जो समस्या तो किसको बताएं, जाए तो किसके पास जाए तो किसके पास समस्या बताएं तो किसको बताएं। बहुत दुखी है। पहले हम भारतीय जनता पार्टी के टाइम में हमारे सस्तीवाड़ा था, भ्रष्टाचार नहीं था। अब सारे भ्रष्ट लोग हैं। कांग्रेस एक तरह के गंदे नाले के कीड़े जैसे गरीबों का शोषण करते हैं। ऐसी सरकार को हटाई जाए, ऐसी सरकार को हटाइए। आप बताइए, आप अपनी जगह पर जाइए, मैं आपके पास आ जाऊंगा। हाँ सर, ये बोल रहे हैं कि मेरे अशोक गहलोत साथ बनती नहीं है, तो ये जनता बनाएगी क्या? इनके क्या सिखाएगी कि उनके अशोक गहलोत साथ कैसे बनाया जाए? हमारा काम है हम वोट दे के इनको आगे भेजे और आगे पार्टी के साथ कैसे बनाया जाता है ये इनका काम है, हमारा काम तो नहीं। हम तो सुनते हैं हमारे विकास के लिए, कभी इनको कोई विकास के लिए जाए तो बोलते हैं हमारे अशोक गहलोत साथ बनती, पार्टी किसी के सदस्य राजनीति बनती नहीं है। ये कर्नल साहब जी बोल रहे हैं, तो हम सिखाए क्या इनको? जी, हम क्या सिखाएंगे, ये कह रही जनता। जाटों में कहलाने के लिए कर्नल साहब बड़े नेता हैं। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है बाल विवाह। बाल विवाह के बुजुर्गों के अंदर कर्नल साहब को लोग बुजुर्ग कर्नल साहब को मानते भी हैं। उस बाल विवाह के लिए कर्नल साहब ने आज दिन तक कोई बड़ा कदम उठाया? आज दिन तक बुजुर्गों के साथ तालमेल बैठा के कभी कोई चर्चा करके बाल विवाह को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया विधायक ने, कोई कदम नहीं उठाया। हाँ, इस क्षेत्र के अंदर 5 साल तक अब जैसे लोग आवेशित होके कहते हैं हम सरकार पलटेंगे, सरकार पलटने की नीति है। इस कांग्रेस की 5 साल तक की जो नीति रही है, इसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर शिक्षा को बहुत बुरी तरह से पिटा है। इन लोगों ने क्या किया कि जो लड़का स्कूल के अंदर जाता है उसे 8वीं पास फ्री में कर दिया जाता है। अगर किसी बात का कंपटीशन नहीं होगा और वो परीक्षा नहीं देगा तो आगे उसके अंदर वो प्रतिस्पर्धा नहीं आएगी और उससे ये क्षेत्र पूरा राजस्थान इस शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल की दीवार के हार लगाने से 8वीं पास हो जाता है तो वो कलेक्टर या कोई बड़ा अधिकारी नहीं बन सकता। हाँ, कांग्रेस सरकार ऐसा करती है कि जो वोट आता है उस समय कहती है कि हमारे गरीबों को लूट रहे, छाम के पैसे बीजे लेके ऐसी बात करते हैं और गरीब सब इससे गरीबों को कांग्रेस कहती है कि ऐसे हमारे पास वोट लो और हमारे का पैसे देने के लिए उस टाइम एक रात के अंदर ऐसा काम कर देती है कांग्रेस। हमारे 60 सालों से गरीबों का हमारा गला चूस दिया है। मेघवंशियों का गरीब परेशान है, गरीब लोग काफी परेशान है, गरीब लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, उनको मदद नहीं मिल रही है उस तरह की। मैं आ रहा हूँ। गरीब लोग बेहद परेशान है। सर, रमन जी ने अभी बोला कि 65 साल में जो बैतूल में काम नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ। जो काम 65 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ, तो वो करने वाले हमारा सरकार बीजेपी की, रुको तो सही, वो करने वाले वो काम करने वाले महापुरुष कहाँ है? आप उनको बोलने दीजिए, मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगा। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो 65 साल में काम नहीं किया वो 5 साल में इन्होंने काम करे, वो महापुरुष है कहाँ? पब्लिक के सामने लाइए, अगर आपने काम किया तो आप शुभ। जी, ये बात उठा चुके हैं, आप बताइए।
रोड़ा टूटी हुई पड़ी है और हमारा अशोक गहलोत ने वो बीजेपी का खड्डा भी नहीं भर सका रोडों का और रोड़ा टूटी हुई पड़ी है। भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? मैं आऊंगा मैं आ रहा हूँ आप लोग पीछे रहे, मैं आ रहा हूँ। सर मेरा इन कैलाश जी और बालाराम जी से प्रश्न है कि आप रिफाइनरी या पेट्रोलियम हब का अपना घोषणा पत्र में रखवाओगे कि नहीं रखवाओगे? भाईतुक जनता के साथ इंडिया टीवी के साथ में ये वादा करोगे कि आप पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी या पेट्रोलियम हम भाईतुक में खुलवाओगे कि नहीं खुलवाओगे? ये सवाल है, आप लोग थोड़ा पीछे रहे। कैलाश जी, जनता का सीधा सवाल है, ये मुद्दे होंगे कि नहीं होंगे? ये जो जनता की भावना है उसको हम हमारे उच्च अधिकारी जो वसुंधरा जी तक पहुंचाएंगे और जो बात है वो उनके जो जनता की सबकी भावना होगी उसको हम पहुंचाकर उसको चुनावी एजेंडे में लाने का प्रयास करेंगे। जी, जनता की जो भावना होगी उसको ऊपर तक पहुंचाएंगे और तब उस पर फैसला होगा। मेरा एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है, मैं खुद भी काफ़ी दिनों से पत्रकारिता में हूं। पिछली बार जब चुनाव हो रहे थे तब यही जनता सवाल पूछ रही थी कि 4.5 साल तक वसुंधरा राजे कहाँ रही? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। उनको हवा में उड़ने वाली रानी के तौर पर कहा जाता रहा है लंबे वक्त तक कि वो सिर्फ हवा में उड़ी, जमीन पर नहीं दिखी। यहाँ नहीं की, यहाँ तो वसुंधरा जी बाईतू में मुख्यमंत्री बनने के बाद 3 बार बाईतू में यहाँ आम सभा ली और हाल तक इतनी बार कोई सीएम नहीं आया यहाँ। एक बार भी ऐसा नहीं। चलिए, इनका कहना है एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। रमन जी, मुझे एक बात बताइए, जनता बार बार यही जानना चाहती है कि 5 साल में हुआ क्या आखिर यहाँ पर? मैं अभी पीछे की बात नहीं कर रहा, पहले क्या हुआ पहले क्या नहीं हुआ, 5 साल में सरकार ने क्या किया। और ये जो बातें हैं कि कर्नल साहब के बीच, सीएम साहब के बीच किसी तरह की खींचतान है, उसका खामियाजा ये क्षेत्र भुगत रहा है, क्या ये सही है या क्या है इसमें? देखिए, ये जो बात आती है कि सीएम साहब और कर्नल साहब के बीच में मतभेद हैं, तो ये कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, ये नीतियों के आधारित मतभेद है। जैसे कि हम जब बात करते हैं भर्तियों की या अस्थाई जो भी कर्मचारी हैं उनको स्थायी करने की, या फिर जो ये बीमा जो वर्षा के आधार पे बनाया गया है, इन नीतियों पे कर्नल साहब और कर्नल सोनाराम जी और मुख्यमंत्री जी का मतभेद है, न कि कोई उनका व्यक्तिगत मतभेद है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे अब विद्यार्थी मित्रों का मुद्दा ले लीजिए। यहाँ मेरे कई साथी बैठे हैं, कर्नल सोनाराम जी कई बार जो उन्होंने धरना प्रदर्शन किया उनमें उनके साथ शामिल हैं और अपना सहयोग जताया है। तो जो कर्नल सोनाराम जी और मुख्यमंत्री में जो अरे वो तो कर्मचारी कर रहे थे, और जो ये नीति आधारित जो मतभेद है कर्नल सोनाराम जी और मुख्यमंत्री जी में, इसलिए उनको सराहा जाता है और न केवल बायतू में पर पूरे प्रदेश में जनता उनको मानती है। एक देखिए साहब, देखिए मैं पिछले आधे घंटे से आलोचना सुन रहा हूं, आप मेरे को 5 मिनट दे दीजिए अपने इन आलोचना। ये मैं भी बोलूंगा, उनको बोलने दीजिए, सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। मैं आप सबके पास आ रहा हूं, लेकिन सबको बोलने का मौका दीजिए। ये एक डिबेट हो रही है, आप सब बोल रहे हैं, इनको भी बोलने का मौका दीजिए। दूसरी बात है लिफ्ट कैनालों की। साहब बालाराम जी बार बार बड़ी बड़ी लिफ्ट कैनालों का नाम ले रहे हैं। बाड़मेर लिफ्ट कैनाल की जो नींव रखी गई थी वो 2002 में कांग्रेस सरकार में रखी गई थी, मोहनगढ़ में रखी गई थी। 2002 में मोहनगढ़ में कांग्रेस सरकार ने, ये क्या सौतेला व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा, ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है। मैं लिफ्ट कैनाल की बात कर रहा हूं, ये कुछ और दिखा रहे हैं मेरे को। आप मेरे को मेरी बात तो रखने दीजिए। 2002 में बाड़मेर लिफ्ट कैनाल का शुभारंभ किया गया था। 2003 से 2008 में उसमें कोई कार्य नहीं हुआ। 2008 में कांग्रेस सरकार ने पैसे दिए, तब जो वो बाड़मेर पहुंची और उसकी एक शाखा बैतू आ रही है। देखिए, आवाज जो चिल्लाने से सच्चाई नहीं दबेगी। फलसून हीरे की डाड़ी परियोजना जरूर बीजेपी सरकार में उसकी घोषणा की गई थी, पर उसका सबसे ज्यादा कार्य कांग्रेस सरकार में हुआ है। तो ये तो हुई लिफ्ट कैनाल की बातें। अब मैं आता हूं हमारी सरकार की कुछ योजनाएं जो लागू हुई हैं, जैसे कि 108 एम्बुलेंस, 108 एम्बुलेंस, जननी सुरक्षा योजना,
वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा पेंशन, मुफ्त दवाइयां, ये कुछ करीब 80 योजनाओं में से मैंने आपको 4-5 योजना सुनाई है जो अपने आप में ऐतिहासिक है। जहां तक भाईतू में जल व्यवस्था का सवाल है, मेरे कुछ साथियों ने परंपरागत स्रोतों को वापस से चलाने की बात कही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओपन वेल 22 ओपन वेलों को वापस चलाया गया, उनका बिजलीकरण कराया गया, जिससे कि आज लोग उससे पानी पी रहे हैं। 18 नए ट्यूबवेल लगाए गए और करीब 500 नए हैंडपंप खोदे गए हैं। 500 मैं आऊंगा, मैं आपके पास आता हूँ। आप अपनी बात करिए, मुझे बताइए, ये सारी बातें केवल खींचता नजर आ रही हैं मुझे भी और जनता को भी। जनता में आक्रोश है, क्योंकि ये जो जितने बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं, इसलिए जनता में इतने सभी एक तरफ तो हो नहीं सकते। ये सभी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो काम बता रहे हैं वो झूठे हैं। वसुंधरा जी के टाइम के अंदर हमारा सर्वे हुआ था, जो मीठे पानी की जो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने करवाया। वसुंधरा जी के शासन के अंदर 2 साल लगे सर्वे के अंदर, और सर्वे होने के बाद में वित्तीय स्वीकृति हुई, और उसकी वजह से आज जो पाइप डाले गए वो वसुंधरा जी की वजह से डाले गए। इनके बजट के एक भी बजट के अंदर इस बाइतू के लिए मीठे पानी की कोई घोषणा नहीं की गई। जी, मीठे पानी की कोई घोषणा नहीं की गई। आप मुझे बताइए इस क्षेत्र का ये हाल, एक कारण जो मेरे दिमाग में आता है, क्या केवल जातीय राजनीति जो है उसकी वजह से है या कुछ और? यहाँ कोई जातिगत राजनीतिक नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा लोकतंत्र पे यहाँ की जनता विश्वास करती है। यहाँ के जो यहाँ की जनता है वो लोकतंत्र को इतना परिपक्व मानते हुए लोकतंत्र इस जनता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यहाँ के जो लोग हैं वो डिसिप्लिन प्रिय है, कोई भी अडिसिप्लिन नहीं है। लेकिन जनता ये चाहती है कि जब हमने आपको जनादेश दिया है, हमने आपका काम किया, तो आपने हमारा क्यों नहीं किया। झूठा वादों से यहाँ की जनता खिलाफ है। शिक्षा संबंधी कोई विकास नहीं हुआ है, और जो यहाँ के कृषि संबंधी है वो विकास नहीं हुआ है, और यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो बेरोजगार हो जा रही है। 5 साल में सरकार बदल जाती है, या 5 साल सरकार जिस बच्चे का कैरियर 5 साल में समाप्त हो जाता है। शिक्षा को मद्देनजर रख करके कोई भी सरकार डिसीजन नहीं ले रही है। इसलिए युवाओं का आक्रोश है कि जो जनप्रतिनिधि सुन के जाता है वो जनता की सही सुनवाई करे। मुख्यमंत्री महोदय जो बन जाता है वो है सो जनादेश उसको प्राप्त होता है, वो मर्जी से नहीं बनता है, लेकिन फिर वो 5 साल ऐश और मौज में विदेश की यात्राएं करता है और मरुस्थल की जनता तरसती रहती है। इस तरसती के कारण आज के युवा बाहर आ चुके हैं कि इतना होने के बावजूद इस देश का विकास और विकासशील योजनाएं तो बनती है, लेकिन काम क्यों नहीं होता है। इस डेजर्ट एरिया के साथ राजनीतिक पार्टियां क्यों खिलवाड़ कर रही है। इसलिए जनता इन पार्टियों से परेशान है, और अगर जो ये काम करके दिखाए तो यहाँ की जनता बहुत लोकप्रिय नेता को चाहती है। और यहाँ की लोकप्रियता इस चीज़ की कि यहाँ के लोगों की भावना है कि जो काम करेगा उसको वोट देंगे। अब जनता को ये पता चल चुका है कि वादा करो, भाग जाओ, और काम नहीं करो, 5 साल के बाद वापस आके बोलो हमने ये किया है। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता समझदार हो गई। मैं आ रहा हूँ आगे के लाइन में भी मैं लोगों के पास आऊँगा। जनता आप समझदार हो गई। मैं आ रहा हूँ, आप सब अपनी जगह पर बैठे, मैं आ रहा हूँ। मैं थोड़ा सा चर्चा का रुख बदलूंगा। मैं लोगों से अब ये पूछने की कोशिश करूंगा कि अगर जो भी चुनकर आता है, जिसकी भी सरकार आती है, उससे क्या उम्मीद करेंगे आप? कर्नल सोनाराम ने पिछले 5 साल में कोई विकास की कसर नहीं छोड़ी, और काल लोकार्पण में इनकी अहम भूमिका रही, और रिफाइनरी को लेके इन्होंने संघर्ष किया, और 20,000 की भीड़ इकट्ठा की जिला मुख्यालय पे, और 70 दिन हमने आंदोलन किया। ऐसी कोई दोहरी राजनीति नहीं है। पानी की बात करते हैं तो पानी के पाइप सब जगह डल चुके हैं, ओनली फॉर सप्लाई शुरू होनी है, सब काम हो गया है। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करते हैं ना, और मैं यही कहना चाहता हूं कि इनके बीजेपी के पास कैंडिडेट है, लेकिन कैंडिडेटों का कैडर नहीं है। आज जैसे माननीय कैलाश जी अभी इलेक्शन लड़े थे पिछली बार, ये हार्डकोर अपराधी है, ना कोई हमारी सीधी सट बात है। साफ सभी का कैंडिडेट नहीं है, और कर्नल सोनाराम नेक निर्भीक इंसान है, और 1 तारीख को हम बता देंगे इनका हल्ला
क्या है? एक तारीख को बता देंगे हालात। हाँ सर, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो जनमंच है ना अभी ये जो चल रहा है ना, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं ना वो ज़्यादा सपोर्टेड बीजेपी कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कर्नल साहब यहाँ से आराम से निकलेंगे, इसमें कुछ शक नहीं है, और बिल्कुल जनता उसके साथ में है, और इसमें कुछ शक नहीं है क्योंकि जनता उसके साथ में है। अब ये एक प्रोग्राम है ना, तो उसमें तो ऐसा है कि मतलब यहाँ की जनता मतलब थोड़ा यहाँ इन्होंने बीजेपी वाले थोड़ा ज़्यादा थोड़ा हाईलाइट किया है। कर्नल साहब बिगेस्ट ऑफ इंडिया लीडर है, इनका कोई मुकाबला नहीं है यहाँ पर। जी चलिए, इनका कोई मुकाबला नहीं। आप सब पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे सबसे बड़ा तो ये जो महंगाई और ये भ्रष्टाचार है उससे लोग परेशान हैं। और जो प्याज है वो प्याज लोगों के आम गरीब आदमियों के खाने के लिए प्याज और रोटी होती है हमारे इधर, और प्याज 100 रुपए किलो हो गए हैं। आदमी खाओ तो क्या खाओ है साला, 10 रुपए के 100 ग्राम देते हैं, 10 ग्राम एक प्याज तुलता है, क्या खाएंगे वो लोग इस राज के अंदर? 10 साल आज राहुल जी बोल रहे थे खिचड़ी के अंदर की मैं बेरोजगारी कम करूंगा। 10 साल तुम्हारा शासन था, तुम्हें बेरोजगारी कम कहा की? तुम्हें बेरोजगारी बढ़ाएगी देश के अंदर? कम बेरोजगारी कम की तुमने? बेरोजगारी की झूठे बातें करते हो लोगों के साथ में, महंगाई के बारे में बात नहीं, भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं। उनका तो बात एक ही है, हमारी सरकार बनाओ, हमारी सरकार को। देश को लूट लिया बहादुर सौदा ने, देश को लूट लिया उन लोगों ने। अब क्या उनको बाकी रह गया देश को लूटने के लिए? अब क्या बाकी रह गया? सर राहुल जी ने आज बोला है कि 2014 के बाद में मैं युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो सके, तो इतने दिन क्या नींद ले रहे थे क्या? जी, इतने दिन क्या नींद ले रहे थे? पीछे पीछे पीछे, मुझे पीछे जाने के लिए रास्ता दीजिए। सर के बारे में बोलना चाहता हूं कि जो वृद्ध है, विकलांग है, विधवा है, उनके लिए पेंशन के लिए बोला गया है, वो सरकार के सारे वादे झूठे ही है। मैं भी विकलांग हूँ, 50% डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, लेकिन 4 साल हुए। 25 फरवरी 2010 को मेरी पेंशन पीपीओ मिला था, लेकिन आज दिन तक मुझे पेंशन नहीं मिली है। जी देखो, भ्रष्टाचार और महंगाई पर बिल्कुल संकेत अंकुश नहीं लगाया है, और युवा लोग जो भर्तियां नहीं निकाले उस पर विवाद ज़्यादा रहा है, और इस विकास के लिए सर्वांगीण जो विकास है वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। मुझे मजबूर होकर वापस जाना पड़ेगा। अगर आप लोग इस तरह आगे आते जाएंगे तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। जगह दीजिए, मैं सबके पास आ रहा हूँ। सर अगर जैसा अभी बता रहे थे कोई कर्नल साहब के विकास पुरुष है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार जो मुकाबला होगा ना वो तो जनता जवाब देगी। इन्होंने क्या क्या विकास कार्य करवाए, हमने इनको जिता के विधानसभा में भेजा। जब भी काम के लिए जाते हैं इनके पास एक ही जवाब होता है इनका, मेरी तो अशोक गहलोत मानता नहीं है। माने न माने वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम था वोट दे के विधानसभा में भेजना। उन्होंने 1% भाई तू विधानसभा का कोई काम नहीं करवाया। 1% कोई पीछे पीछे, मुझे पीछे जाने के लिए जगह दीजिए, मुझे पीछे जाने के लिए जगह दीजिए। आगे आने दो, आगे आने दो, आगे। हम तो 55 से सर। बताइए आपकी बात कुछ कह रहे हैं। हमारी बात है कि जो हमारा युवा कर्मठ कार्यकर्ता है हिमांशु सिंह जी, उनको होना चाहिए। अमरनाथ राम जी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। नेक है, होशियार है, पढ़े लिखे है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ, केवल कांग्रेस या बीजेपी करने से काम चलेगा या ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो कुछ काम करे? और क्या काम यहाँ होने चाहिए? मुझे वो काम बताइए। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार जो भी आएगा क्या करेगा, ये बताइए बस। जो भी आएगा, एक तो महाविद्यालय की समस्या है, पानी की समस्या है, डॉक्टरों की समस्या है, अध्यापकों की समस्या है, ये समस्या सॉल्व करे। और आपने जहाँ यहाँ भ्रमण किया है, आपने जो इस बाईतू विधानसभा क्षेत्र की सड़कें देखी है भाई साहब, आपने यहाँ की सड़कें देखी है, यहाँ की लाइट व्यवस्था आपने देखी है, ये सब सुधारे। और उन्होंने कहा था कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे, लेकिन कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। सर एक तरफा आंदोलन है, उसमें कुछ तेज नहीं है। जो कर्नल साहब ने काम किए हैं वो भी अच्छे किए हैं, जो भी किया है वो अच्छा। बोलने नहीं देते, वो गलत बात है। हर आदमी को बोलना चाहिए, जो कांग्रेस का है उसको बोलने नहीं देते हैं, ये बहुत गलत बात है। जो रमन जी बोलते हैं वो बोलने नहीं देते हैं, ये गलत बात है। इस मंच सबका है, सब बोलने का अधिकार है। विकास किया है कांग्रेस ने, कर्नल साहब ने जो भी अच्छा किया है, बीजेपी ने भी काम अच्छा किया है। इसलिए हमारे कैलाश चौधरी ने काम करे हैं वो भी बहुत अच्छा। ये बीजेपी पार्टी कोई गंदी नहीं होती है। इनके जो लोग हैं ना, इनका जो अनुशासन देखिए। आज यहाँ जो कोई आया है, अगर सोच के, अगर मोदी के विचार से जो कोई आ गया है कि मेरे को बीजेपी ज्वाइन करनी है, लेकिन इनका जो अनुशासन देख के हमेशा लोग डरते हैं। जी बिल्कुल, बातचीत करने का मौका कम से कम देना चाहिए, सबको देना चाहिए। 10 सेकंड का समय। हाँ सर, ये अगर मीडिया काम न करे तो ये सरकार देश को खा जाएगी, ये मेरा वादा है। आप कि ये चुनाव आती तब कांग्रेस नई नई घोषणाएं करती है, और 4.5 साल कांग्रेस
अब किसानों के प्रति कुछ नहीं, बेरोजगारी के प्रति कुछ नहीं, और डॉक्टरों के प्रति कुछ नहीं। अब कहते फ्री इलाज करते हैं, डॉक्टर तो है ही नहीं, फ्री इलाज कौन करता है? जी, डॉक्टर तो है ही नहीं, फ्री इलाज कौन करेगा? अब मैं ये जानना चाहूंगा, अब चुनाव सामने है, जनता आंदोलित दिखाई दे रही है, आक्रोशित दिखाई दे रही है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए, अगर मौका मिलता है तो क्या करेंगे आप लोग? क्या ऐसा कर देंगे कि यहाँ सब कुछ तब्दील हो जाएगा? मैं ये सवाल सबसे करने वाला हूं। जनता अगर मौका देगी तो मैं सबसे पहले तो पानी की व्यवस्था, जो तीनों स्कीम है उसको प्राथमिकता देके पूर्ण किया जाएगा और हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। दूसरा, शिक्षा संबंधी, शिक्षा में जो अध्यापकों की कमी है और उस अध्यापकों की कमी को पूरा किया जाएगा, और जो परीक्षाओं में जो 10th परीक्षा की व्यवस्था है वो हम ऊपर तक पहुंचा के ये व्यवस्था मतलब खत्म कराने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी शिक्षा में यहाँ बाइतू की ऐसी हालत बिगड़ी हुई है, कोई हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। आज से कम 1.5 साल पहले यहाँ स्वाइन फ्लू की बीमारी फैली थी। लेकिन रिफाइनरी भूल जा रहे हैं आप लोग, इसमें रिफाइनरी को क्यों नहीं डाल रहे? मैं आ रहा हूँ, ला रहा हूँ ना मैं रिफाइनरी। देखो, मैं आपको रिफाइनरी का कह रहा हूँ, रिफाइनरी के बारे में जैसे कर्नल साहब ने मतलब बेटा तो कोलू में भाई खेत में मतलब शिलान्यास कर, रिफाइनरी भी रहेगा ध्यान में। माफी के साथ, समय बहुत कम है मेरे पास, मैं आपको 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, जल्दी बताइए क्या करेंगे? अगर हमारा शासन आएगा तो हम यहाँ पर एक तो लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए महाविद्यालय की घोषणा जो वसुंधरा जी ने स्वराज संकल्प यात्रा में की थी, घोषणा की थी, और वो यहाँ पे खुलवाएंगे। और दूसरा, जो मीठे पानी की जो हमारी मांग है, मीठे पानी जो हम लाएंगे। और तीसरा, हमारे नहर का पानी जो आज के दिन गुड़ामलानी में आया हुआ है, जो नर्मदा का पानी है, उसको हम प्रयास करके बाइतू के अंदर नर्मदा का पानी लाएंगे ताकि ये क्षेत्र हरा भरा होगा। ये हमारा सभी का यहाँ पे मुख्य मुद्दा है, और हम ये अगर हम सत्ता में आएंगे और हमारा ये मुख्य मुद्दे हैं, ये मुख्य मुद्दे हैं। अगर मौका मिलता है कर्नल साहब को दोबारा तो क्या करेंगे? मैं एक बार उससे पहले कैलाश जी की एक बात को, बहुत कम समय में, हाँ बिल्कुल, देखिए बाइतू के जो 250 रेवेन्यू विलेज हैं उनमें 3 परियोजनाओं के तहत ऑलरेडी पानी पहुंचने के प्रयास हो रहे हैं। नर्मदा की पानी की हमको जरूरत ही नहीं है। ये बीजेपी वाले नेता उसका चीज का आश्वासन देते हैं जो हो ही नहीं सकती है। नर्मदा का पानी चौटन होते हुए शिव विधानसभा में जाएगा, ना कि यहाँ आएगा। डॉक्टर अमन क्या करेंगे मुझे ये बताइए। देखिए साथियों, जो महाविद्यालय की जो एक डिमांड है वो एक जरूर कमी रही है। जहां तक हर रेवेन्यू विलेज को रोड से जोड़ने की बात है वो एक कमी रही है। स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं पर उनमें अध्यापकों की कमी रही है। जरूर हम मानते हैं कि ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हम और कार्य कर सकते हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर गौर कर सकते हैं। कुंभाराम जी, समाज सेवी हैं आप, मुझे एक बात बताइए, जनता कैसे भरोसा करे, किस पर भरोसा करे? मैं नहीं चाहता आप किसी पार्टी का नाम लें, लेकिन जनता को क्या करना चाहिए मैं ये चाहता हूं आप एक बार बता दें जल्दी से। अभी जनता ये चीज़ देख रही है, जो सरकारें चल रही है, जो चली गई है, जो सरकार आने की तैयारी कर रही है, जनता जब भी इनके सबको देखा है, जनता ने परखा है, सबको मौका दिया है। अब जनता बड़ा विवेक से मत डालेगी, किसको देना चाहिए, कौन काम करेगा। और जो भारत सरकार जो एक नियम बनने जा रहा है कि ऐसा हो जाए कि अगर जो काम नहीं करता है, निकम्मा है, उसको वापस बुला लिया जाए, तो इसके लिए यहाँ की जनता बिल्कुल इस बात पे खुशी है। और यहाँ सबसे पहले जनता बेरोजगारों को मतलब रोजगार उपलब्ध होगा तो यहाँ जनता खुश होकर के रोजगार उपलब्ध होगा तो जनता यहाँ की खुश हो जाएगी। जनता तमाम बातों एक सेकंड का। मैं अशोक जी गहलोत से ये पूछना चाहता हूँ कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस लिए निकाली थी? नमक पहुंचाने के लिए। अशोक जी गहलोत जो 650 नमक के खाने बर्बाद करके एक रिफाइनरी का शिलान्यास करने वहां गए हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जब दांडी यात्रा में क्यों जा रहे हो? जब गांधी जी का सपना आप चकनाचूर कर रहे हो, 650 नमक के खाने बर्बाद कर रहे हो। आपको मैं बता दूं, ईरान में जो कैमरे हुआ था उसमें 15 को खारे पानी की झील बना गया। खारे पानी की झील में प्रकृति
गुर्दा, ये प्रकृति का गुर्दे को नष्ट करने तुले हुए अशोक गहलोत। जाहिर सी बात है जनता की बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन इसी जनता को अपने विवेक से फैसला करना होगा, अपने से सोच समझकर फैसला करना होगा कि वो किसको चुनने वाली है। जिस तरह से कुंभराम जी ने कहा कि जनता को खुद सोचना होगा कौन उनके लिए बेहतर होगा, मौका सबको मिल चुका है, अब गेंद जनता के पाले में है, फैसला जनता का होगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है। सुनिए किस्सा कुर्सी का, चल जमुरे बजा दो बेटी। भूख का सवाल है, महंगाई पर बवाल है, घोटाले पर घोटाला है, जनता का दीवाला है। बाबा जी की जय, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, सबकी मांगे पूरी होंगी। जय हो। पंथ धर्म का शोर उठा, वादो नारों का जोर उठा, फिर क्या हुआ प्रभु? फिर खेल शुरू, फिर मैं शुरू, फिर झूठ जैसा फरेब शुरू। उस्ताद जी फरेब नहीं फरेब, फिर झूठ जैसा फरेब शुरू। चल फेंक चारा जनता का, ये है किस्सा कुर्सी का, किस्सा कुर्सी का, किस्सा कुर्सी का।